हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 24 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है राजस्थान खनिज व उद्योग। और बच्चों, इसी कड़ी के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था खनिजों के बारे में और उद्योगों की शुरुआत भी हमने कर ली थी। और बच्चों, हमने देखा था कि 4 प्रकार के उद्योगों के बारे में हमारे चैप्टर में दिया हुआ है और हमने सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डेयरी उद्योग के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता होती है और सीमेंट उद्योग के लिए लाइमस्टोन और जिप्सम की आवश्यकता होती है बच्चों, तो डेयरी उद्योग के लिए क्या चाहिए हमें? डेयरी उद्योग के लिए हमें बच्चों उन्नत पशुपालन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कृषि कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वहाँ पर पशुपालन की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करेंगे डेयरी फार्मिंग के साथ में कि राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो डेयरी फार्मिंग के विकास के कार्य में जुटी हुई है। और बच्चों, इसी कड़ी के अंतर्गत हम जानेंगे कि पूरे देश में दूध की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, या हम उसे हिंदी में कहें तो श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्हीं के प्रयासों से बच्चों भारत भर में देश में दूध की कमी को पूरा किया गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी बातें हैं हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसी कड़ी के अंतर्गत हम राजस्थान में गोवंश के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के गोवंश हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं और गोवंश संवर्धन के प्रयासों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में। डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तर पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ उद्योग है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करते हैं कि छोटा और बड़ा स्तर दोनों पर ही कौन सा उद्योग है, तो वो है डेयरी फार्मिंग। ठीक है बच्चों, ये लाइन रिपीट है, इसे इग्नोर करना है आपको। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए वर्ष 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। ठीक है ना बच्चों, तो 1973 यानी कि वर्ष 1970 के बाद में आता है, यानी कि श्वेत क्रांति के बाद ही राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके लिए RCDF, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक केंद्र, सहकारी संघ और राज्य स्तर पर तो ये शीर्ष संस्थान है सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर। ठीक है बच्चों, तो इसको से संबंध किया गया है। और बच्चों, इसी कड़ी के अंतर्गत जो RCDF संस्थान है उसके द्वारा पौष्टिक पशुहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसी कड़ी के अंतर्गत एक और संस्था है जिसका नाम है राजफेड, और राजफेड का फुल फॉर्म है राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना झोटवाड़ा जयपुर में की गई है, जो कि पशु आहार की एक फैक्ट्री है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे नाम देख लिए हैं। श्वेत क्रांति के बारे में हमने चर्चा की, RCDF के बारे में हमने चर्चा की और राजफेड के बारे में भी हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो आप इन तीनों को बहुत ध्यान से पढ़ें। बच्चों, हम देख सकते हैं ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं की देखरेख में पूरे भारत में वर्ष 1970 में एक प्रोग्राम चला ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम राजस्थान में डेयरी उद्योग विकास के प्रयास। सन 1970 में राज्य में भी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें पशुधन संवर्धन व डेयरी विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए गए। डेयरी विकास को आशातीत गति मिली। राजस्थान राज्य दुग्ध निगम ग्रामीण, जिला व राज्य स्तर पर पशु संवर्धन तथा दुग्ध उत्पादन के संपूर्ण कार्यक्रम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, तो एक निगम बनाया गया जिसका नाम था राजस्थान राज्य दूध निगम। ठीक है बच्चों, तो इस निगम ने क्या क्या कार्य किया जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है बच्चों, और साथ ही ग्रामीण स्तर पर पशु संवर्धन और दुग्ध उत्पादन का कार्य को अपने हाथ में लिया। राजस्थान राज्य दुग्ध सहकारी संघ समन्वय एवं परस्पर सहयोग का राज्य स्तरीय शीर्ष संगठन है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्थान हैं जो राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम, देखते हैं बच्चों कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर कृषि का जो कार्य है वो भली भांति ढंग से नहीं हो पाता है, इसीलिए पशुपालन का जो कार्य है
वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेगिस्तानी प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सीमित संभावनाओं के चलते पशुपालन प्रारंभ से ही प्रदेश में जीवन यापन का आधार रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम समझ सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ के लिए पशुपालन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है बच्चों, यदि हम जनगणना की बात करते हैं तो हमें बात करनी चाहिए यहाँ पर पशु गणना की भी। ठीक है ना बच्चों, तो जिस प्रकार से जनसंख्या की गणना की जाती है जनगणना के अंतर्गत, वर्ष 2021 में भी होगी जनगणना, उसी प्रकार बच्चों पशु गणना भी की जाती है। ठीक है, तो नवीनतम 19वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक आयोजित की गई थी। ठीक है बच्चों, इस गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन कितना है? 577.32 लाख। ठीक है, और ये कौन सी गणना है? 19वीं पशु गणना है और पशुधन का घनत्व है 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बच्चों यदि हम बात करें प्रति हजार जनसंख्या पर कुल कितना पशुधन है तो उसकी संख्या है 842। ठीक है बच्चों, तो हमेशा आप जनगणना के बारे में ही पढ़ते रहते हो, पशुगणना के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि पशुओं की भी काउंटिंग होती है, लेकिन बच्चों इनकी काउंटिंग 10 वर्ष के अंतराल पर नहीं होती है बल्कि 5 वर्ष के अंतराल पर ही हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और हम देख सकते हैं बच्चों राजस्थान में देशी नस्ल की गाय का किस प्रकार से पालन किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2007 की बात करें बच्चों तो वर्ष 2007 में गोवंश की बात करें बच्चों, गोवंश की संख्या कितनी थी? 121.19 लाख। ये सारे के सारे फिगर्स किसमें? लाख में हैं। और बच्चों 2012 में ये हो गए 133.24 लाख, यानी कि 2007 में जो पशु गणना हुई थी उसमें 121.19 लाख थे और 2012 में 133.24 लाख हुए। तो क्या हुई है? वृद्धि नकारात्मक या सकारात्मक? जी हाँ बच्चों, सकारात्मक वृद्धि हुई और प्रतिशत वृद्धि थी 9.94%। ठीक है, तो हम गोवंश के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। राज्य में सर्वाधिक गोवंश कहाँ बच्चों? उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है। और यदि हम न्यूनतम गोवंश की बात करें तो वो है धौलपुर जिले में। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आप इसे लिखें। लेकिन मरुस्थलीय जिला बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ भी पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है बच्चों, तो पशुपालन कर लेंगे हम यहाँ पर कि ये पशुपालन की बात हम कर रहे हैं। आजीविका के अन्य साधनों की कमी, वर्षा काल में चारागाहों की उपलब्धता, पौष्टिक सेवण घास। बच्चों ये सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवण घास कहाँ मिलती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और बच्चों ये पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। परंपरागत व्यवसाय का अनुभव, मौसम के अनुसार स्थानांतरण और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी इस क्षेत्र में गोवंश पालन में एक सहयोगी तत्व रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि कार्य का तो विकास एक सीमित सीमा तक ही हो सकता है, लेकिन पशुपालन का जो कार्य है इन सब कारणों से बहुत अच्छे से हो सकेगा। भारत की समस्त गायों का 8% भाग राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में गोवंश की प्रमुख नस्लों के बारे में। जी हाँ बच्चों, डेयरी उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो डेयरी उद्योग में हमने गोवंश की चर्चा करना जरूर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान में 10 प्रकार के गोवंश हैं। तो बच्चों देखते हैं कि पहली कौन सी नस्ल है। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस चैप्टर में 10 प्रकार की नस्लों के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहली नस्ल आती है बच्चों गिर नस्ल, उसके बाद में थार पारकर, तीसरा है बच्चों नागौरी, चौथी है राठी, पांचवी है कांकरेज, छठी है हरियाणवी, सातवीं है मालवी, आठवीं है सांचौरी, नवीं है मेवाती और बच्चों 10वीं है विदेशी नस्ल। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर 10 नस्लें हैं। इसके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिर नस्ल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो गिर नस्ल जो सर्वाधिक है वो कौन से जिलों में है? बच्चों ये 4 जिलों में है, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है बच्चों, इसे गुजरात में गिर कहते हैं और राजस्थान में रैंडा व अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो गिर नस्ल की जो गाय होती है वो बहुत ही दूध देने वाली गाय होती है और भारतीय नस्ल की ये गायें दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो विश्व भर में भी प्रसिद्ध है ये गायें, गिर नस्ल की गाय।
आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे दूसरे नस्ल की गाय जिसका नाम है थारपारकर नस्ल। बच्चों नाम में क्या है? थारपारकर। ठीक है, तो हम मरुस्थलीय जिले की बात कर रहे हैं। मरुस्थलीय जिला जैसलमेर। जैसलमेर में बच्चों एक स्थान है जिसका नाम है मालानी क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो पूर्णतया शुष्क परिस्थितियों में भी ये उचित मात्रा में दूध देती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व जालोर। ठीक है बच्चों, तो ये पांचों जिले कौन से हैं? मरुस्थलीय जिले हैं और ये नस्ल अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तो दो नस्लों के बारे में हमने चर्चा कर ली, गिर नस्ल और थारपारकर नस्ल। अब तीसरी नस्ल है बच्चों नागौरी। बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि नागौरी कौन से जिले में होगी? नागौर जिले में होगी। बच्चों एक स्थान है जिसका नाम है सुहालक प्रदेश। ठीक है, इस नस्ल की गायों का मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। नागौरी बैल दौड़ने में तेज होते हैं, मजबूत होते हैं और भारवाहक भी होते हैं। इस नस्ल की गायें नागौर, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में नोखा जो कि बीकानेर में है प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार की नस्लों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गिर, थारपारकर और नागौरी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चौथी नस्ल के बारे में जिसका नाम है राठी नस्ल। बच्चों ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम इसके बारे में। यह लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। यह दूध देने में अग्रणी होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यह नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर व चूरू के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इन सब जिलों को अपने मानचित्र में ढूंढें और वहां पर उनके नाम भी लिखें। बच्चों पांचवी है कांकरेज। और बच्चों कांकरेज जो नस्ल है इसका मूल स्थान है गुजरात का कच्छ क्षेत्र। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। इन गायों का मूल स्थान गुजरात का कच्छ है और ये भारवाहन और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बाड़मेर, ठीक है बच्चों, बाड़मेर में और सांचौर व नेहड़ क्षेत्र का है बच्चों, जालोर में है और जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में पाली जाती है। अगला बच्चों छठा हरियाणवी। ये भी भारवाहन व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर इन जिलों में ये पाई जाती है। अब बात करते हैं सातवीं नस्ल की जिसका नाम है मालवी। और बच्चों फिर से नाम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे इस नस्ल का मूल स्थान है मध्य प्रदेश का मालवा। यह मुख्यतः भारवाही नस्ल है और झालावाड़, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़ इनका प्रमुख क्षेत्र है। अगला है बच्चों सांचौरी। फिर से बच्चों नाम आ गया सांचौर का और सांचौर है बच्चों जालोर में। ठीक है, तो जालोर जिले के सांचौर, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में पाया जाने वाला गोवंश संख्या में अधिक किंतु दुग्ध उत्पादकता में सामान्य श्रेणी का है। ठीक है बच्चों, तो इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन दुग्ध उत्पादन में ये एवरेज है। बच्चों देखते हैं नवी नस्ल मेवाती जिसका एक और नाम है कोठी। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में। ये नस्ल हल जोतने व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त है और ये अलवर और भरतपुर जिलों में अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब अंत में आ गई है हमारी 10वीं नस्ल जिसका नाम है विदेशी नस्ल। ठीक है ना बच्चों, आप सुनते हैं जर्सी गायों के बारे में, हॉलिस्टीन के बारे में, ये सब विदेशी नस्ल की गायें होती है। वर्तमान में राजस्थान में अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों की जर्सी, हॉलिस्टीन व रेड डेन गायें भी पाली जाने लगी है। ठीक है बच्चों, तो ये विदेशी नस्ल की गायें हैं। तो कुल मिलाकर हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत 10 नस्लें हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। इजी नाम है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे गोवंश संवर्धन के प्रयासों के बारे में। जी हाँ बच्चों, गोवंश का हमें क्या करना चाहिए? संवर्धन करना चाहिए, यानी कि इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इसी दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में गोधन के संरक्षण व संवर्धन के लिए केंद्रीय व राज्य की योजनाओं में नियोजित विकास हेतु प्रयास किए गए हैं, जैसे कि देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम, कामधेनु योजना, केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना, स्वयंसेवी संगठनों के लिए गौशालाओं को अनुदान की योजनाओं के माध्यम से गोवंश संवर्धन के प्रयास हुए हैं। ठीक है बच्चों, कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्ल पैदा करना, संतुलित पशु आहार उत्पादक इकाइयों की स्थापना करना,
आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था, गौशालाओं के आधुनिकीकरण, उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण करना, गौ पालन को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दरों पर अनुदान, डेयरी उत्पादों का उत्पादन और विपणन की व्यवस्था और पशु मेलों का आयोजन आदि गो संसाधन विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे प्रोग्राम राजस्थान सरकार कर रही है ताकि गोवंश का संवर्धन और संरक्षण हो सके। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण व गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध के प्रचलन से गोवंश संकट में है। गाय से प्राप्त दूध, गोबर, चमड़ा आदि के उपयोग व स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाकर गोवंश का हम संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम गाय को माता के समान मानते हैं और बच्चों गाय का चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो चमड़ा हो, ठीक है बच्चों, बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? गोवंश का संवर्धन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने विस्तार से पढ़ा डेयरी उद्योग के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योगों के बारे में विस्तार से। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।